चलिए आज जो है ये केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को देखना है। जैसे हम पिछले क्लास में आपको फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर का इक्वेशन कैसे आया था, क्या डिफिनेशन होगा, सारी चीज़ के बारे में बता चुके थे। यदि किसी का ये आप लोग अगर इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो और भी वीडियो जो डाले गए हैं उस वीडियो पर जा कर के इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का वो हमारा सेकंड वीडियो था, आज केमिकल काइनेटिक्स का हमारा थर्ड वीडियो होगा। यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन का nth ऑर्डर हमें जानना है। जैसे समझना ये होगा कि nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसका डिफिनेशन क्या होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा R इज इक्वल टू मिला था K इंटू ए टू द पावर x एंड b टू द पावर y, जहाँ x प्लस y का सम जो है यही हमारा कहलाता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब nth ऑर्डर होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n मिलेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू n होने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू यदि n होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, या फिर y का वैल्यू जब n होगा तो x का वैल्यू 0 होगा। ये केस हमारा 1 है, ये हमारा केस 2 है। ये दोनों में से कोई भी केस को लेकर के चलते हैं तो चूँकि हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे अगर पुट करके देखते हैं r इज इक्वल टू तो k इंटू ए टू दी पावर x के जगह पर n रखते हैं, b y के जगह पे 0 रखते हैं, तो ये r इज इक्वल टू k ए टू दी पावर n, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर n। तो हमें इसका डिफिनेशन क्या मिलता है? डिफिनेशन मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो हमारा साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारा ये क्या है? ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मिल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड अराइजिंग टू द पावर ऑफ n। तो हो जाएगा द rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant and arising to their पावर ऑफ n। तो ये आपका हो गया nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन। दैट मीन्स हमारा R रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को यदि x मान के चले तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड अराइजिंग टू द पावर ऑफ n, मतलब n मिलेगा। R इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू दी पावर n मिलेगा। ये हमारा मिलता है डिफिनेशन से nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंडीशन। अब ये nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन ये सभी लाने के लिए सीखना है किस प्रकार से इसका इक्वेशन आएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, सपोज ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। इनिशियल केस में जब टाइम हम लोग 0 देंगे तो इसका कंसंट्रेशन x और इसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। जब टाइम हम t लेंगे तो इसका कंसंट्रेशन हमारा x माइनस a, तो इसका कंसंट्रेशन a बचेगा।
स्टार्टिंग केस में रिएक्टेंट को x लिए तो उस समय हमारा प्रोडक्ट जो है टाइम 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो उस केस में प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन मान लेते हैं t टाइम होने के बाद प्रोडक्ट हमारा a बन गया तो रिएक्टेंट हमारा a घट जाएगा। अब कर सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर a, इसका डिफिनेशन करता है। अगर R इज इक्वल टू देखे तो k इंटू एक्स टू दी पावर n मिलेगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और डिफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जानते हैं, R इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी होता है, ये डिफिनेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आर एल एच एस इक्वल है, आर एच एस को इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स टू दी पावर एन। अब ये एक्स वाली वैल्यू को इधर कर लेंगे और डी टी को उधर कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 1 बाई एक्स टू दी पावर एन और गुना डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब ये जो पावर है ना इसको ऊपर भेज देते हैं तो एक्स टू दी पावर ये माइनस एन इंटू डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू के इंटू आ जाएगा डी टी। इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, तो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन डी टी। तो टाइम अगर 0 लेते हैं तो x का जो कंसंट्रेशन है वो x ही रहेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम 0 तो कंसंट्रेशन x, टाइम t तो कंसंट्रेशन हो जाएगा x माइनस t। अब आप ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है तो पावर एक जोड़ देना रहता है और वही पावर नीचे आकर के डिवाइड हो जाता है, और ये x टू x माइनस a लिमिट रह जाएगा k और dt का इंटीग्रेशन t ये 0 से t हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, ऊपर जो पावर है उससे माइनस कॉमन करते हैं तो n माइनस 1 बच जाएगा, नीचे से भी माइनस कॉमन करेंगे तो n माइनस 1 बच जाएगा। x टू x माइनस a ये लिमिट रह जाएगा k t 0 से t। अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई एन माइनस 1 को बाहर रख कर देंगे तो x टू दी पावर माइनस में ये बच रहा है जी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बाई एन माइनस 1। ध्यान देना है ये पावर माइनस है तो नीचे आने के बाद ये पावर प्लस हो जाएगा। एन माइनस 1 जो है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा x वाला पार्ट है तो ये वाला को हम बाहर कर लिए, जो लिमिट है लोअर लिमिट अपर लिमिट ये रह जाएगा t 0 टू t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, तो आपका अपर लिमिट हो गया x माइनस ए, तो 1 बाई एक्स माइनस ए टू दी पावर एन माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू के अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। अब यहाँ से सोल्व करके जब हम t इज इक्वल टू निकालेंगे तो k आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाई के इंटू एन माइनस 1 हो गया इंटू 1 बाई एक्स माइनस ए टू दी पावर एन माइनस 1 बाई 1 बाई एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो ये हमारा निकल गया क्या, टाइम इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये हमारा क्या निकल गया, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के माध्यम से आप फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके बाकी किसी भी ऑर्डर का इक्वेशन निकाल सकते हैं सिमिलरली। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को क्यों छोड़ेंगे, तो इसके पीछे कारण ये है फर्स्ट ऑर्डर होने के लिए n का वैल्यू हमें 1 लेना होगा, और जब यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा, और कोई भी नंबर बाई 0 मिलता है
तब वो हमारा रिजल्ट अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड देता है। तो इसके वजह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन जो है वो प्रूफ इसके द्वारा नहीं होगा, बल्कि आप सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को कर सकते हैं। जैसे अगर आप सेकेंड ऑर्डर का फाइंड करना चाहते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर, तो उसके लिए पुट करेंगे n का वैल्यू 2। तो जहाँ जहाँ हमें n है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। तो इसीलिए हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/k, 2 - 1, 1/x - a का पावर n-1, तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, -1/x के पावर 2 - 1। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू मिला 1/2 - 1, मतलब 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/x - a/1/x। तो ये हमारा इक्वेशन जो हो गया कौन से ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन हो गया। अगर आप जीरोथ ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो इनका वैल्यू 0 रख देंगे, थर्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे इनका वैल्यू 3 रख देंगे। जिस ऑर्डर को निकालना है इनका वैल्यू आप उतना रख देंगे, वो आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी भी ऑर्डर का इक्वेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या करते हैं, सेम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा, टाइम 0 तो ये x, ये 0 बनेगा, टाइम t 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा x/2 होगा, तो ये भी x/2 बनेगा। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होता है ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है और ये हमारा फाइनल कंसेंट्रेशन है। यहाँ पर ये जो हमारा x है ये इनिशियल था, यहाँ पर फाइनल हमारा x - a था। अब ये सारे वैल्यू को ला करके हम यहाँ पे रख देते हैं, तो t जो है ना वो t 1/2 हो जाएगा, 1/k × n-1 होगा, और 1/x - a के जगह पर हम x/2 लिख सकते हैं, और इसका पावर हमारा n-1 हो जाएगा, बाई 1/x के जगह पर x ही हो जाएगा। चलिए तो इसको हम मिटा ले, ये हमारा हो जाएगा 1/k × n-1, ये 2 जो है ना ऊपर चला जाएगा, तो 2 के पावर n-1 बाई x के पावर n-1 बाई 1/x के पावर n-1। तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो एलसीएम हो जाएगा n - x टू दी पावर n-1, तो ये बचेगा 2 के पावर n-1, और यहाँ पे क्या बचेगा -1। तो ये हमारा हो गया t हाफ फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया इसके लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, जिसको में निकाल के देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर हो गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा डालते रहता है। जैसे हम लोग r इज इक्वल टू, अगर nth ऑर्डर की बात करेंगे तो x टू दी पावर n पढ़े, r को लिख सकते हैं माइनस में dx/dt इज इक्वल टू k इंटू x टू दी पावर n पढ़े। अगर यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा dx बटा में dt, और ये आ जाएगा 1/x टू दी पावर n। ध्यान देना है x यहाँ dx है, तो ये भी चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन है, तो बोले तो ये भी एक प्रकार का कंसेंट्रेशन हो गया। नीचे टाइम है और इंटू 1/x जो है वो भी एक प्रकार का कंसेंट्रेशन है, तो इसका पावर क्या मिलेगा n। तो कंसेंट्रेशन का जो यूनिट होता है मोल प्रति लीटर होता है, तो ये कंसेंट्रेशन के जगह पे मोल बाय लीटर लिख दिए, और ये टाइम है तो हमारा टाइम रह जाएगा, और इसके जगह पर भी लिख सकते हैं मोल
के पावर n और बटा में लीटर के पावर n, तो ये लीटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लीटर के पावर n हो जाएगा। अब देख रहे हैं k इज इक्वल टू आ गया, ये मोल को नीचे कर लेते हैं या फिर इसको ऊपर भेज देते हैं, तो मोल के पावर 1 माइनस n होगा और गुने या बटा में, ये लीटर के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर n है, तो ये आ जाएगा लीटर के पावर 1 माइनस n और गुने 1 बाई टाइम। तो हमें मिलेगा k इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर के पावर, क्या मिलेगा, 1 माइनस n और इंटू 1 बाई टाइम। तो ये हमें यूनिट मिल गया किसके लिए, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का। जैसे अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें पुट करना होगा n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा मोल बाई लीटर के पावर 1 माइनस n का वैल्यू 1 हो जाएगा और इंटू 1 बाई बचेगा टाइम, तो 1 माइनस 1 हमें 0 मिलेगा, तो k इज इक्वल टू हो गया 1 बाई टाइम, मतलब इसको k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टाइम इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, वो टाइम इनवर्स होता है। अगर हम इसी को 0th ऑर्डर के लिए निकालना चाहेंगे, फॉर 0th ऑर्डर, तो n का वैल्यू हमें पुट करना होगा 0। जब n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 0 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 0 मतलब 1 रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा मोल बाई लीटर, तो लीटर यानी लीटर के पावर -1 हो गया और टाइम पर भी पावर -1 हो जाएगा। तो ये यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का 0th ऑर्डर के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपसे किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्यों ना हो, अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाए तो आपको आसानी से ये रेट कांस्टेंट का यूनिट लिख सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम आपको समझाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, उसी फैक्टर्स के बारे में हम लोग को यहाँ जानना है। जैसे बात आता है, सबसे पहले इसको इफेक्ट पहुंचाने वाले जो फैक्टर हैं वो आपके होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहता है सिर्फ 0th ऑर्डर को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि 0th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो 0th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अलावे जितने भी आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गए, सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये देखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिलता है। दैट मीन्स कंसंट्रेशन के लिए याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि यदि कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करवा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करवा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। नेक्स्ट दूसरा जो है वो डिपेंड करता है, ध्यान देना है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड 0th ऑर्डर नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए, दूसरा जो है वो डिपेंड किस चीज पर करता है, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करवाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। चौथा, ये जो फैक्टर है वो प्रेशर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा, ये डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पर। एक्टिवेशन एनर्जी पर। अब यहाँ प्रश्न आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे किसको, और इस पर आखिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है। तो याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को यदि इंक्रीज करवा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया। लेकिन प्रश्न आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, तो इसके बारे में हम डिटेल आपको अभी बताते हैं। पांचवा फैक्टर जो है वो आपका कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट जो है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएगा या डिक्रीज करवाएगा, ये डिपेंड करता है कैटलिस्ट के नेचर पर। कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं। कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करवा सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ इंक्रीज करवाता है। ये इंक्रीज भी करवा सकता है और डिक्रीज भी करवा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलिस्ट ये दोनों के बारे में आगे पढ़ते हैं। हम आपको पहले ये टॉपिक बताने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस एक्सिस पर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं और इस पर हमारा अमाउंट है वो प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का अमाउंट है। इनिशियल में मान लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है, इस जगह पे मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है। अच्छा, ये रिएक्टेंट को यहाँ से क्यों नहीं माने, इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट कोई भी पदार्थ होगा तो लगभग सभी पदार्थों के पास अपना कुछ एनर्जी स्टोरेज होता है, जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी या फिर बोलते हैं इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। चलिए, तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, जो कैसा एनर्जी कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। अब होगा क्या, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड मतलब समझ में आ रहा है ना, आपस में टकराएंगे और टकराने के क्रम में अपना एनर्जी को बढ़ाने लगेंगे और ये एनर्जी बढ़ने लगेगा, मतलब बॉन्ड टूटने लगेगा और ये धीरे धीरे प्रोडक्ट बनाने लगेगा। एक ऐसा केस होगा कि ये बढ़ते 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 जाएगा और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगेगा और एक जगह पे जाकर के ये रुक जाएगा। यहाँ पे फाइनली रूप से हमारा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट यहाँ था और ये क्या था, प्रोडक्ट। अगर ये वाला एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा एनर्जी लेवल था, इंटरनल एनर्जी लेवल है। अब देख रही कि ये यहाँ पर जो है ना हमें मैक्सिमम एनर्जी मिला। कैसा एनर्जी मिला, ये हमारा मैक्सिमम एनर्जी मिला। तो जो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ से यहाँ तक मिला वही हमारा कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यदि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर उसका एनर्जी लेवल जो है ना वो मैक्सिमम हो जाता है। तो जहां पर इसका एनर्जी लेवल मैक्सिमम हुआ, उसी मैक्सिमम एनर्जी लेवल को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट
then energy level will be maximum, then this maximum energy level is called एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान देना है कि यहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मैक्सिमम एनर्जी जो हमें प्राप्त हुआ जहाँ पर, वही हमारा कहलाया एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से ये हमारा क्या कहला रहा था, इंटरनल एनर्जी। अगर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी देखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी का क्लियर हो गया। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी may be changed. Activation energy may be changed by using the catalyst. If the nature of catalyst on which the depend, the activation energy will be increases or decreases. एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये एक्टिवेशन एनर्जी को हमारा कैटलिस्ट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करवाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटलिस्ट लिखते हैं। कैटलिस्ट क्या है? सिंपल, मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे आपके गांव है, ये आपका गांव है, या फिर बोले तो आपका घर है। आप अपने घर से ये 3 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा कम हो सकता है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये 3 किलोमीटर पर कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे यदि आप जाते हैं और जाने के पश्चात क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ से जब आप पुनः अपने गांव या अपने घर पे जब वापस आते हैं तो आने में लेट हो जाता है। अगर ये डिस्टेंस आपको कवर करना है पैदल, तो अप्रॉक्स से आपको 5 या 15 मिनट के आसपास में ये टाइम लग जाता है। 15 मिनट, 18 मिनट, जो सुस्त होगा 20-22 मिनट भी लगा देगा। लेकिन ये जो टाइम इंटरवल जो है, मतलब आप जो जहाँ प्रोग्राम हो रहा था वहाँ से अपने घर आने में जो टाइम लग रहा है, यानी आप अपने स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को घटा भी सकते हैं। तो कहेंगे कि सर स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे? मान लेते हैं कि आप आ रहे थे, बीच में आपका कोई दोस्त मिल गया कि चलो हम गाड़ी से जा रहे हैं, मेरे साथ में बैठो चलो। तो अगर आप उसके साथ चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 15 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जो भी लगेगा, कम लगेगा, मतलब आपका स्पीड बढ़ गया। तो वो जो मोटरसाइकिल जो हुआ ना, वो आपके स्पीड को बढ़ा दिया, तो वो भी एक प्रकार का कैटलिस्ट हो गया। सपोज दैट कोई दोस्त आपको नहीं मिला, बस आप रास्ते में अकेले आ रहे थे, बीच में मान लेते हैं कि ऐसा कुत्ता मिल गया जो काटने वाला हो। अब सोचिए कि अगर वो आपको यहाँ पर दौड़ाने के लिए शुरू कर दे तो आप अपने जान बचा के भागेंगे, और इस प्रकार से भागेंगे कि आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो 15 मिनट लगने वाला था वो निश्चित रूप से 15 मिनट से कम ही लगेगा। तो वो जो डॉग था, वो जो कुत्ता था, वो क्या किया, आपके स्पीड को बढ़ा दिया, यानी वो भी एक प्रकार के कैटलिस्ट हुआ। तो यहाँ पर हम आपको 2 एग्जाम्पल दिए, और दोनों एग्जाम्पल जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला, दोनों जो है वो आपके स्पीड को बढ़ाने वाला। कहेंगे कि सर क्या कोई घटाने वाला भी मिल जाए? तो यस, हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, अब बीच में कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर आपको पहले से मालूम हो कि वहाँ पे कुछ रहता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ से जब यहाँ आए और आपको पहले ही से डर लग रहा हो वहाँ पर कुछ होगा, तो इसके वजह से आप क्या करेंगे? डरते डरते उधर तो एकदम धीरे धीरे आएंगे। जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, अरे कहीं कुछ है तो नहीं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पीछे देखते चलेंगे, तो इसके वजह से आपका स्पीड क्या होगा? ऑटोमेटिक घट जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि ये रोड में गए, उसमें कुछ नहीं था, आए तब 50-60 को ब्रेकर मिल जाए, या फिर कहीं पे जाम लगा दिया गया हो, तो उस केस में भी आपका स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। तो ये आपका स्पीड घटाने वाला कैटलिस्ट हो गया। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वह पदार्थ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा सकता है। तो लिख सकते हैं
The substance which have capacity to the increase or decrease the rate of reaction, increase or decrease the rate of reaction is called catalyst. जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा या घटा देगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे देखना है हमें टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा हो गया निगेटिव कैटलिस्ट, तीसरा हो गया प्रोमोटर, चौथा हो गया पॉइजन कैटलिस्ट, पॉइजन कैटलिस्ट, पांचवा हो गया ऑटो कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कैटलिस्ट हमारा यहाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार के होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है, प्रोमोटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, पॉइजन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाता है, ऑटो जो रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को बढ़ा करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। यानी ऑटो कैटलिस्ट जो है वो एक प्रकार के पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पॉजिटिव कैटलिस्ट उस कैटलिस्ट को बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे जो हमेशा पूछा जाता है, MnO2, TiO2, B2O5, Fe, Mn, NiPt, ये सब जो है वो कौन सा कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल कई जगह पे पूछे जाते हैं, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, बता दे जी। लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। MnO2 इसको हम लोग बोलते हैं मानो, TiO2 तो, B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बंटा, Mn में मानो तो बंटा में, Fe को बोलते हैं आयरन, Ni नहीं तो क्या, तो हमारा जो है वो साइलेंट है, Pt मतलब पत्थर, मानो तो बंटा में आयरन नहीं तो पत्थर। ये याद रखने का एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप पॉजिटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल को आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक आज हो गया। अगले क्लास में हम लोग इसके और भी कुछ कंसेप्ट जो बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं, और अगले दिन जो है ये हमारा लास्ट हो जाएगा।